दोस्तों हम इसमें देखेंगे आपका रसायन विज्ञान का रिवीजन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा पेपर का। अगर ये आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरी वीडियो हमने बना रखी है जिसमें इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन पूरा है। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। आप इस क्वेश्चन पेपर को पहले देख लें, फटाफट मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे सारे सोल्यूशंस बना रखे हैं हमने, अभी मैं बताऊँगा इन सोल्यूशंस के बारे में। तो ये है आपका पहला जो पेपर मैंने बताया, ये इसके 2 से 3-4 क्वेश्चन तक आप देख पा रहे हैं। और इसके आगे के जो 4 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस आप देख चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में जो बचे हुए ये क्वेश्चंस मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। तो पहला प्रश्न का उत्तर से स्टार्ट करते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है उसके हिसाब से, तो पहले में पूछा गया था मोम जो उदाहरण है वो किसका है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरा में पूछा गया था परमाणुओं की संख्या कितनी होती है इकाई सेल में, घनीय इकाई सेल में, तो 2 हो जाएगी। और उसके बाद में कितने प्रकार के विनिमय जालक संभव होते हैं, तो 14 होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल में। और उसके बाद में पूछा गया था गैसों की द्रव में विलयन का नियम किसने दिया था, तो हेनरी ने दिया था। और पांचवा जो पूछा गया था आपसे शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.5 होती है। ए ऑप्शन इसका सही है। उत्तर नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, जिसमें बताया था एक आदर्श विलयन वो है जो किसका पालन करता है, तो राउल्ट के नियम का जो पालन करता है। और दूसरा पूछा गया था बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो वो है आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। इसके बाद में तीसरा जो पूछा गया था अधिशोषित जो पदार्थ को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको विशोषण कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मानक मान होता है, कितना मान होता है, तो 0 मान होता है। और पांचवा है अणु संख्यता सदैव जो है धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था यूनिट सेल से धनत्व का सूत्र लिखिए। यूनिट सेल के धनत्व का सूत्र जो होगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ZM, यानी कि रो की वैल्यू हो जाएगी ZM/AQ/NA/kg/m3, ठीक है। इसके बाद में फ्रैंकल दोष और साटकी दोष में अंतर बताना था, तो फ्रैंकल दोष एक तरफ, साटकी दोष एक तरफ, और दोनों में इस फ्रैंकल दोष में इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, और साटकी दोष में इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन जो हो जाता है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे का ही, इसमें पूछा गया था मोल प्रभाज हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं Na या नीटा इक्वल्स टू ए नीटा ए अपॉन नीटा ए प्लस नीटा बी, इस तरह से आपको लिखना था। मिसेल की परिभाषा आपको लिखनी थी, तो मिसेल जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनकी आणविक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोजन पूंछ जल के बाहर होता है। जो तेलीय मेल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। उसके बाद में क्वांटम दक्षता बतानी थी, तो क्वांटम दक्षता जो होती है अवशोषित विकिरण ऊर्जा और इसके द्वारा होने वाली रासायनिक क्रिया के परिणाम के बीच के संबंध को क्वांटम दक्षता कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो था आपका उसकी बात करें तो इसमें आपको जोड़ियाँ मिलानी थी, तो संयोजन ठोस जो होता है ये बर्फ होता है, प्रति अम्ल जो होगा ये होता है अम्लता का उपचार। उसके बाद में पेप्टिकरण जो होता है वो वैद्युत अपघटन हो जाएगा, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है आपका प्लास्टिक हो जाता है। इसके बाद में अरेनियस का जो समीकरण है वो K=AE⁻−EA/RT होता है। इसके बाद में किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उत्तर है इसका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सदैव ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री की वृद्धि पर इसका मान लगभग 2 गुना हो जाता है। इससे मात्रक रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं फॉर्मूला के रूप में K=AE⁻−EA/RT, जो कि आपका अभी हमने बताया था किसका फॉर्मूला है ये, तो आपका है अरेनियस का समीकरण।
इसके बाद आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो आपका मधुरकों के नाम लिखने हैं, स्वीटनर्स के नाम लिखने हैं। तो मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए कृत्रिम मधुरकों का उपयोग किया जाता है, जिनके नाम हैं सैकरीन और एस्पार्टेम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, इसमें पूछा गया है फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर लिखना है आपको। तो ये ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा इसका अंतर लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इस दोष में धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन अपने जालक स्थलों से पूर्णतः हट जाते हैं। और शॉटकी में जो है ये दोनों, इस दोष में एक आयन अपने बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। और दूसरा, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है और इस दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व जो है वो नहीं घटता है या परिवर्तित नहीं होता है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो वांट हाफ गुणनांक से क्या अभिप्राय है, इसके उपयोग लिखना है। तो वांट हाफ गुणनांक, जब विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं का संगुण या वियोजन होता है तब विल अणुओं की संख्या तथा अणु द्रव्यमान दोनों के मान परिवर्तित हो जाते हैं। अणुओं की संख्या अर्थात अणु संख्याक गुणधर्म और द्रव्यमान अणु द्रव्यमान के वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए वास्ट हॉफ गुणनांक ने एक कारक या गुणनांक का उपयोग किया जिसे वाट हाफ गुणनांक कहते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारकों के अणुओं की सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में लिख सकते हैं हम H2 प्लस Cl, जो दोनों गैस है ये आपको सूर्य प्रकाश में 2HCl दे देगी, या फिर 2NH3 जो अमोनिया है वो आपको फिर N2 प्लस 3H2 दे देगा। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन जो है पायस के 4 उपयोग लिखिए। तो पायस के 4 उपयोग, फेन पल्लवन प्रक्रम द्वारा सल्फाइड एस का सांद्र एम्प्लीफिकेशन पर आधारित होता है। दूसरा है साबुन तथा डिटर्जेंट की शोध क्रिया में होता है इसका यूज। तीसरा है दूध जल में वसा का इमल्शन होता है उसमें भी होता है। और चौथा है क्रीम, हेयर डाई आदि बनाने में भी जो पायस के उपयोग होते हैं। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक डेरिवेशन छोटी सी करनी थी। इसमें एक प्रोडक्ट ले लिया, अभिक्रिया की दर जो है मान करके ले ली। तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी अभिक्रिया की दर अपॉन ए नॉट, और यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आ जाइए संरक्षण किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी द्वारा धातु की सतह का स्नेह से संरक्षण की क्रिया को संरक्षण कहते हैं। जैसे लोहे को जब वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं। जंग का रासायनिक समीकरण Fe2O3X2O होता है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला है आपका क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा है ताप पर भी निर्भर करता है। तीसरा जो उत्प्रेरक की उपस्थिति जो होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो धनात्मक प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होता है। और क्रिया कारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो आपका क्रिस्टल कैटालिस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अधिक बंध टूटते हैं उनकी दर कम हो जाती है। ठीक है। 17वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, परासरण और दाब और अणुसंख्यात्मक गुणधर्म क्या है समझाइए। और परासरण दाब एक अणु संख्याक गुणधर्म है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। परासरण दाब है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म है विलयन के ऐसे गुण जो जिसमें उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उसकी प्रकृति पर। अणुओं की संख्या गुणधर्म कहलाती है। और उसके बाद में वाट हाफ ने आदर्श गैस के लिए एक समीकरण दिया था जिसका नाम था PV = NRT।
के जो आपका तनु विलीन के लिए समीकरण जो दिया था, इसमें हम लिख सकते थे पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी और पाई इक्वल्स टू एन वी अपॉन आर टी और पाई इक्वल्स टू सी आर टी। एन वी को हम सी लिख सकते हैं। चूँकि निश्चित ताप पर आर और टी स्थिरांक हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके हो जाएगा, सी के, क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट हो जाएंगे। उपरोक्त समीकरण से सिद्ध होता है कि विलयन का परासरण दाब मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। 18वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है प्रतिशमक। और प्रतिशमक क्या होता है? प्रतिशमक केंद्रीय स्नायु तंत्र पर कार्य करता है। इन्हें लेने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। प्रतिशमक कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रतिशमक का प्रकृति उदाहरण वेंजेडिन है। और सल्फा औषधियाँ जो है, सल्फा औषधि एक प्रकार का सल्फोनामाइड्स है एवं सल्फा से मिलते जुलते एंटीबायोटिक्स दवाओं को सल्फा औषधि भी कहते हैं। रंजक क्या होते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ, लकड़ी, धातु व कपड़ों को रंग प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है तथा जो प्रकाश, अम्ल, क्षार या साबुन के प्रति स्थायी होते हैं, रंजक कहलाते हैं। वर्णक क्या होता है? वर्णक ऐसे पदार्थ हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदलकर प्रतिबिंब करे, वर्णक कहलाते हैं। और आयोडीन टीचर को उदाहरण सहित समझाइए। टिंचर को, तो आयोडीन टिंचर की बात करें तो आयोडीन टिंचर या कठोर आयोडीन समाधान एक एंटीसेप्टिक है। यह आमतौर पर पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ 2 से 7% तात्विक आयोडीन होता है जो एथेनॉल और पानी के मिश्रण में घुल जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो बचा था आपका 12वां, इसमें पूछा गया था कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है, ये आपको बताना था। तो इसमें आपको लिखना था परासरण दाब विलय की सांद्रता के समानुपाती होती है। हमारे शरीर में बहुत मात्रा में विलय उपस्थित होता है। यदि अधिक मात्रा में नमक या NaCl लिया जाए तो Na+ और Cl- आयन हमारे शरीर के प्लाज्मा में चले जाएंगे और विलयन की सांद्रता को और बढ़ा देंगे, जिससे परासरण दाब बढ़ जाएगा तथा रक्त कोशिकाएं फूलकर फट जाएंगी। इस कारण से उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है ताकि उनके जो वेन्स है और नसें हैं वो ना फटें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल पे, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। और सभी वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके जो एग्ज़ाम की सूचना भी आई है मेरे पास लेटेस्ट, वो हो रही है आपके अप्रैल में जा रही है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।